अब तक हम Node.js में सर्वर बना चुके हैं, रूट्स हैंडल कर चुके हैं, लेकिन जब तक डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता तब तक कोई भी बैकएंड कंप्लीट नहीं हो सकता। इसीलिए आज हम कनेक्ट करेंगे अपने Node.js सर्वर को एक रियल डेटाबेस से, जो कि है MongoDB। MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है जो डेटा को फ्लेक्सिबल जेसन लाइक फॉर्मेट में स्टोर करता है, और ये परफेक्ट भी है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन के लिए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि MongoDB को हम अपने Node.js सर्वर से कैसे कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस और कलेक्शन का बेसिक फ्लो क्या होता है, और CRUD ऑपरेशन भी। ये वीडियो आपको फाउंडेशन देगा रियल वर्ल्ड बैकएंड एप्लीकेशन बनाने के लिए, जहां डेटा सिर्फ आपके बैकएंड सर्वर पर नहीं बल्कि डेटाबेस में सेफली स्टोर होगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपकी ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे हम अपनी एक्सप्रेस एप्लीकेशन से MongoDB को कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद हम उसमें CRUD ऑपरेशंस भी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि MongoDB एक्चुअल में क्या है। जो MongoDB है वो है एक NoSQL डेटाबेस, और जो कि स्टोर करता है डेटा को इन डॉक्यूमेंट्स में, जो कि जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और यूज करता है कलेक्शन को इंस्टेड ऑफ टेबल्स। अगर आपने SQL या फिर PostgreSQL जैसे डेटाबेसेस के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें जो डेटा सेव होता है वो टेबल के फॉर्मेट में सेव होता है, या फिर एक एक्सेल शीट के फॉर्मेट में आप समझ सकते हो। लेकिन जो इसमें डेटा सेव होता है वो जेसन डॉक्यूमेंट के बेस पर होता है। ये स्कीमा लेस होता है, मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होता है, मीन्स आप इसमें कुछ भी तरह का जो डेटा वो स्टोर कर सकते हो, और ये पॉपुलर भी है Node.js के साथ काम करने के लिए। अब जो MongoDB है उसका डेटा मॉडल कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले तो होता है हमारा मेन डेटाबेस के अंदर हम अपने कलेक्शंस को डिफाइन करते हैं, और कलेक्शंस के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम ब्राउज़र में चलते हैं, और MongoDB यूज़ करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ब्राउज़र पर आ जाना है, और ब्राउज़र पर आकर सर्च करना है MongoDB कम्युनिटी सर्वर। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो सबसे पहली लिंक पर चले जाइए, जहाँ पर आपको MongoDB कम्युनिटी सर्वर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो वर्जन जो भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर चूज़ रहेगा उसको चूज़ रहने दीजिए। प्लेटफॉर्म जो है वो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ X64 जो है वो चूज़ रहने दूंगा, और जो पैकेज है वो MSI पैकेज मैं सिलेक्ट रहने दूंगा, और यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो कम्युनिटी सर्वर है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मीनवाइल हमें एक और चीज़ जो है वो डाउनलोड करना है, जो कि है MongoDB कंपास। MongoDB कंपास आप सर्च कीजिए और यहाँ पर पहली लिंक पर चले जाइए। जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको MongoDB कंपास द फ्री GUI टूल देखने को मिलेगा। यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक कीजिए तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा, और अगेन आप अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो कंपास है वो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कीजिए तो जो कंपास है वो भी आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ये डाउनलोड होता है मैं आता हूँ, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि MongoDB कंपास और जो कम्युनिटी सर्वर है वो दोनों ही डाउनलोड हो चुके हैं। अब इसको मैं सबसे पहले तो जो कम्युनिटी सर्वर है इसको ओपन करूँगा, तो ये ओपन होने लगेगा। डिपेंड करता है कि आपका PC कितना फास्ट और स्लो है, और यहाँ पर सिंपली मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ से आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन जो भी इनकी हैं उस पर टिक कर लूँगा। आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें। यहाँ पर कंप्लीट पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, और इंस्टॉल MongoDB कंपास जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका टिक हो, और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और इंस्टॉल पर क्लिक कर दूँगा, और ये जो है वो इंस्टॉल होने लगेगा। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपकी मशीन कितनी फास्ट और स्लो है। साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, ये जो MongoDB कंपास है इसको भी इंस्टॉल पर लगा दूंगा। यहाँ से मैं फाइल को ओपन पर क्लिक करूँगा, और ये जो है जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली MongoDB कंपास जो है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि MongoDB कंपास ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है और ये ओपन भी हो चुका है, लेकिन जो हमारा MongoDB कम्युनिटी सर्वर है वो अभी भी इंस्टॉल हो रहा है। अब जैसे ही इंस्टॉल होता है मैं आता हूँ। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि MongoDB कम्युनिटी सर्वर भी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब ऑब्वियसली इसने थोड़ा सा टाइम लिया, तो हो सकता है कि आपके PC पर भी ये थोड़ा सा टाइम ले। मैं यहाँ पर सिंपली फिनिश पर क्लिक कर दूंगा,
और हम अपने जो पीसी है उस पर एक टर्मिनल ओपन कर लेंगे, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो MongoDB कम्युनिटी सर्वर है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। सिंपली चेक करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे MongoD और स्पेस हाइफन वर्जन। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो हमारा जो MongoDB कम्युनिटी सर्वर का वर्जन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको मैं जो है वो क्लोज कर दूंगा और हमारा जो ये MongoDB कंपास है इसको ओपन करूंगा। यहाँ पर हम ये जो प्लस आइकन आप देख रहे हैं, इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और ये जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग आपको URI देखने को यहाँ पर मिल रही है localhost:27017, ये जो 27017 आप पोर्ट देख रहे हैं ये MongoDB का एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। जी हाँ, ये जो आपका सिस्टम है इस पर ही हम MongoDB को यूज़ करेंगे। आप चाहें तो MongoDB एटलस पर लॉगिन करके भी MongoDB का URI निकाल सकते हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा कि कैसे करना है। लेकिन अभी हम सिर्फ जो है वो लोकल मशीन पर ही MongoDB को यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आप MongoDB कंपास देख रहे हैं वो आपके जो लोकल MongoDB है उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम VS कोड में आ जाएंगे जहाँ पर बेसिक सा कोड है। तो अगर मैं आपको app.js फाइल लिखाऊं तो हमने यहाँ पर सिंपली एक्सप्रेस जो पैकेज है उसको इंस्टॉल किया है। हमारे पास कुछ यूज़र रूट्स हैं। अगर जो लोग वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि यूज़र रूट में क्या है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस यूज़र रूट में हमारे पास 3 रूट हैं, दो गेट रूट है और एक पोस्ट रूट है सिंपली। लेकिन जो कंट्रोलर है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपली 3 कंट्रोलर फंक्शन बने हुए हैं खाली, जो कि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाएंगे db नाम से। इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा db.js और साथ ही साथ हमें एक पैकेज भी इंस्टॉल करना है जिसका नाम है mongoose। तो हम यहाँ पर लिखेंगे npmi mongoose, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और सिंपली हम यहाँ पर इस mongoose जो हमने पैकेज अभी इंस्टॉल किया है इसको हम इंपोर्ट भी कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन को एक्सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट async फंक्शन होगा, जो कि async फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम होगा db दे देते हैं। इसके अंदर हम लगाएंगे ट्राई कैच ब्लॉक और अगर कोई एरर आता है तो हम सिंपली उस एरर को प्रिंट कर लेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर लगाएंगे अवेट और यहाँ पर हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो हम सिंपली लिखेंगे mongoose और इसमें हमारे पास mongoose के पास एक कनेक्ट मेथड होता है जिसमें हमें अपनी URI स्ट्रिंग को पास करना होता है। ये वही स्ट्रिंग है जो आपने MongoDB कंपास में अपना डेटाबेस कनेक्ट करते टाइम दी थी, जिसकी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है MongoDB, जो लोकल कनेक्शन स्ट्रिंग है आपके पीसी पर जो MongoDB कम्युनिटी सर्वर रन कर रहा है उसकी MongoDB localhost:27017। इसको मैं सेव करूंगा और यहाँ पर जैसे ये कनेक्ट होता है तो हम यहाँ पर प्रिंट भी कर देंगे कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। मैं इसको सेव करूंगा और हम आ जाएंगे अपने app.js फाइल में और यहाँ पर मैं ये जो हमने db फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है इस db फंक्शन को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको कॉल भी कर देंगे। फाइल को मैं सेव करूँगा और यहाँ पर हम अपने सर्वर को करेंगे स्टार्ट। लिखूँगा नोड ऐप, तो हमारा जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने एक्सप्रेस सर्वर से अपने MongoDB डेटाबेस को जो है वो कनेक्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे मॉडल नाम से, जिसमें हम देंगे user.model.js। इसमें हम अपने जो यूज़र का मॉडल है उसका जो स्कीमा ब्लूप्रिंट किस टाइप का होगा उसको क्रिएट करेंगे। अब जो MongoDB होता है वो हमें पूरी स्वतंत्रता देता है कि हम कोई भी डेटा उसमें हम सेव कर दें, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। अब मान लो कोई यूज़र कलेक्शन है तो उसके अंदर यूज़र के अलावा क्या आप प्रोडक्ट्स की जो है वो डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पर बनाते हैं उसका स्कीमा की जो हमारा यूज़र कलेक्शन है या फिर प्रोडक्ट्स कलेक्शन है वो किस टाइप का होगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे अपने mongoose पैकेज को ही। यहाँ पर लिखेंगे mongoose
और यहाँ पर मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इक्वल न्यू mongoose डॉट, हमारे पास इसमें mongoose डॉट स्कीमा एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम देंगे, मान लो हमें सबसे पहले तो सेव कराना है यूजर का फर्स्ट नेम, तो हमने दे दिया फर्स्ट नेम और इसका जो टाइप होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। तो हम यहाँ पर दे दिया फर्स्ट नेम, जो हमें की होगी वो फर्स्ट नेम होगी और उसका किस टाइप की होगी, वो एक स्ट्रिंग टाइप की होगी। इसके बाद है हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा और हम सेव करा लेंगे मान लो लास्ट नेम। हम यहाँ पर अभी दो ही चीज़ें जो है वो सेव कराते हैं और यहाँ पर हमने दे दिया स्ट्रिंग। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट mongoose डॉट मॉडल और इसके बाद हमें अपने मॉडल का नेम देना होता है। हमें जो मॉडल का नेम है वो हमने दे दिया क्या, यूज़र, और इसमें हमें जो हमारा यूज़र स्कीमा है सेकंड आर्गुमेंट में वो हमें स्कीमा पास करना होता है सिंपली, और जो है वो हमारा काम हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे। उसके बाद हम अपने जो यूज़र कंट्रोलर है उसमें आएंगे और ये जो स्कीमा है इसको हम कर लेंगे इंपोर्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट और हमें इंपोर्ट किस फोल्डर से करना है, हमारा जो मॉडल फोल्डर से जो हमारा यूज़र मॉडल है उसको हमें इंपोर्ट करना है और हम .js भी लगाएंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे यूज़र मॉडल। अब सबसे पहले तो हम एक यूज़र को क्रिएट करके देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास कोई यूज़र है तो नहीं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे ट्राई कैच ब्लॉक और यहाँ पर हम लिखेंगे कि कॉन्स्ट और हमारे पास आएगा मान लो फर्स्ट नेम और आएगा लास्ट नेम। किससे आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अब जिन्हें नहीं पता कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या होती है या फिर कैसे हम जो यूज़र से है वो डेटा ले सकते हैं, तो उन्हें मेरी पिछली वीडियोस को देखना चाहिए और मैं कहूँगा कि आप सारी वीडियोस को फॉलो करें Node.js की, तो आपको ये वीडियो भी बेटर तरीके से समझ में आएगी। अब हमने यूज़र से ले लिया कि यूज़र हमें फर्स्ट नेम भेजेगा और लास्ट नेम भेजेगा, और अगर मान लो वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं भेजता है, मान लो उसने फर्स्ट नेम नहीं भेजा या फिर लास्ट नेम नहीं भेजा, तो हम यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स विथ स्टेटस 400 और यहाँ पर हम सेंड कर देंगे एक मैसेज की फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड, आर रिक्वायर्ड। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल अवेट, और ये अवेट है तो हमें इसको एसिंक बनाना पड़ेगा फंक्शन को, और ये जो हमने यूज़र मॉडल यहाँ से इंपोर्ट किया है, इस यूज़र मॉडल में हमारे पास एक फंक्शन होता है क्रिएट, जिससे हम हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। और इस क्रिएट में हमें पास करना है सिंपली फर्स्ट नेम और हमें पास करना है लास्ट नेम एंड दैट्स इट। उसके बाद हम जो है वो रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। जब भी हम कोई नई एंटिटी क्रिएट करते हैं तो जो स्टेटस कोड है वो हमेशा 201 का होना चाहिए। डॉट यहाँ पर मैं जेसन में जो हमारा यूज़र है उसको सेंड कर दूंगा सिंपली। अदरवाइज अगर मान लो कोई एरर आता है तो हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और मैं यहाँ पर सेंड कर दूंगा 500 डॉट सेंड इंटरनल सर्वर एरर। इसको मैं सेव करूंगा और अपना जो सर्वर है उसको मैं करूंगा रीस्टार्ट। अब जैसे ही हमने सर्वर को रीस्टार्ट किया और उसके बाद जैसे ही आप MongoDB कंपास को ओपन करोगे और यहाँ से जो ये रिफ्रेश डेटाबेस है इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखेंगे कि आपको एक टेस्ट डेटाबेस देखने को मिल रहा है, और इस टेस्ट डेटाबेस में हमारे पास एक यूजर्स कलेक्शन है
जिसमें हमारे पास जो भी हम अब सेव करेंगे वाया एपीआई वो सारे यूज़र्स यहाँ आकर सेव हो जाएंगे। अब ये जो टेस्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट बनता है, क्योंकि हमने आगे कलेक्शन में जब हमने यूआरआई पास किया था अपने mongoose.connect में, वहाँ पर कुछ और पास नहीं किया था, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि कैसे आप टेस्ट की जगह अपना कोई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपने थंडर क्लाइंट से रिक्वेस्ट करूँगा। सिंपली यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पर हम क्लिक करेंगे और हमारा जो एंड पॉइंट है वो है लोकल होस्ट 3000 और जो एंड पॉइंट है वो है यूज़र्स। इसमें हमें पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। जो बॉडी में हमें पास करना है क्या, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर मान लो मैं पास नहीं करता तो हमें एरर देखने को मिलेगा कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आर रिक्वायर्ड, जो कि बिल्कुल ठीक भी है क्योंकि हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेंड नहीं किया था। फर्स्ट नेम मान लो मैंने पास कर दिया हर्षित एंड मान लो मैंने पास कर दिया लास्ट नेम में सोनी। मैं जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो हमें एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और हमें एक अंडरस्कोर आईडी देखने को मिल रही है। ये आईडी जब हमने MongoDB में अपना डेटा सेव किया तो ये बाय डिफॉल्ट जनरेट होती है आईडी। और ये जो आप अंडरस्कोर वी देख रहे हैं ये होता है कि इस जो डॉक्यूमेंट है इसका वर्जन क्या है। अगर मैं आपको कलेक्शन में दिखाऊं अपने, तो जो लास्ट में हमें आईडी में क्या देखने को मिल रहा है, BE97। और अगर मैं यहाँ से इस जो हमारा कलेक्शन है इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर रिफ्रेश डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा तो हमें एक डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो डेटा क्लाइंट ने एपीआई से सेंड किया वो आपने डेटाबेस में सेव भी करा लिया अब। और यहाँ पर अगर आप इसकी आईडी आपको दिखाई दे रही हो, अगर मैं और जूम करूँ तो इसकी जो आईडी लास्ट में है वो है VE97, जो हमें हमारे एपीआई के रिस्पॉन्स में देखने को मिली थी। तो एक बार और बता दूं हमने क्या किया। हमने यहाँ से जो यूज़र मॉडल है जो हमने क्रिएट किया था अपना यूज़र मॉडल, उस यूज़र मॉडल को हमने इंपोर्ट किया। इस यूज़र मॉडल में हमारे पास एक क्रिएट फंक्शन होता है। इस क्रिएट फंक्शन के यूज़ करके हम अपने MongoDB में MongoDB डेटाबेस में अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने डेटाबेस में डॉक्यूमेंट क्रिएट तो कर लिया, लेकिन अब बात आती है कि उसको गेट कैसे करें। तो हमारे पास से जो है वो ऑलरेडी कंट्रोलर बना रखा है मैंने गेट यूज़र्स का। इसमें हम अपने सारे यूज़र्स को गेट करेंगे। सिंपली अगर कोई एरर आ जाता है तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ से मैं यूज़र्स को निकालूंगा। मैं लिखूंगा यूज़र्स इक्वल अवेट, एंड ऑब्वियसली अवेट लगा रहे हैं तो हमें इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा, यूज़र मॉडल। और इस यूज़र मॉडल में हमारे पास एक फाइंड फंक्शन होता है। इस फाइंड फंक्शन से क्या होता है कि हमारे पास जितने भी यूज़र मॉडल में यूज़र्स होंगे वो सारे यूज़र्स हमें देखने को मिल जाएंगे। और ये जो सारे यूज़र्स हैं इनका जो डेटा है वो हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स में अपने। तो मैं भेज दूंगा response.json, और यहाँ पर जो हमारे पास यूज़र्स देखने को मिलेंगे वो यूज़र्स हम सेंड कर देंगे सिंपली। अपने सर्वर को मैं करूँगा रीस्टार्ट, और अब अगर हम पोस्ट की जगह यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें एक एरे में यूज़र्स देखने को मिल जाएंगे। अब मान लो मैं एक और यूज़र बनाता हूँ। मान लो मैंने बनाया यहाँ पर रंजीत, और मान लो मैंने लास्ट नेम में दे दिया सिंह। रिक्वेस्ट सेंड की तो हमें एक और जो हमारा यूज़र है वो क्रिएट हो गया। और अगर अब हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें हमारे दोनों यूज़र्स देखने को मिल रहे हैं। इवन दो अगर मान लो आपने अपना जो सर्वर है उसको क्लोज कर दिया, स्टॉप कर दिया और सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट किया, और अगर रिक्वेस्ट करें तो भी आपको डेटा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आपने डेटा अपने लोकल सर्वर पर नहीं बल्कि डेटाबेस में सेव करा है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि मान लो आपको सिर्फ एक ही यूज़र को गेट करना हो, तो हमारे पास जो ये फंक्शन है गेट यूज़र बाय आईडी, हम इसका यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर लगाऊंगा ट्राई कैच ब्लॉक, और यहाँ पर इसको कर दूंगा सबसे पहले तो पेस्ट। अगर कोई एरर आता है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो हमें आईडी है वो देखने को मिलेगी हमारे रिक्वेस्ट परम से, और यहाँ पर मैं इक्वल लगाऊंगा। इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर कॉन्स्ट यूज़र इक्वल, लगाएंगे अवेट
अब अवेट अगर आप सोच रहे हो क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो यूज़र मॉडल में हम जितने भी फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं ये प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, तो हमें अवेट लगाना ही पड़ेगा। अगर हम अवेट नहीं लगाएंगे तो हमें नॉर्मल प्रॉमिस रिटर्न होकर देखने को मिलेगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर यूज़र मॉडल, और अगर हमें सिंगल एंटिटी अगर हमें फैच करनी हो तो हमारे पास जो फंक्शन है वो होता है फाइंड वन भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर फाइंड बाय आईडी भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों को आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हमें आईडी पास करनी होगी और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और उसमें हम अपना यूज़र को सेंड कर देंगे सिंपली। सर्वर को मैं रीस्टार्ट करूँगा और एक बार मैं अपने यूज़र रूट पे भी चेक कर लूँगा, तो हाँ हमें आईडी ही पास करनी है। और मान लो हमें अब अपना सिंगल यूज़र जो है वो हर्षित सोनी चाहिए। मैं यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट में यहाँ पर ये आईडी जो थी वो पास कर दूंगा, और जैसे ही मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो हमें हमारा जो सिंगल यूज़र है अब वो देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली मान लो हमें अपना जो दूसरा यूज़र था वो चाहिए हो, मैं दूसरी यूज़र की आईडी कॉपी करूँगा जो कि है रंजीत सिंह, और मैं जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो अब हमें सिंगल यूज़र रंजीत सिंह देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ आई होगी। अब मैंने बताया था कि हमारे पास एक और फंक्शन होता है, एक तो है फाइंड बाय आईडी, लेकिन एक और फंक्शन होता है फाइंड वन। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आईडी से जो यूज़र को गेट कर रहे हैं तो फाइंड बाय आईडी जो है वो बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर मैं फाइंड वन से भी आपको करके दिखाऊं तो फाइंड वन, और इसमें हम फिल्टर को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे कि अगर अंडरस्कोर आईडी जो है वो अगर होती है हमारे आईडी के बराबर, मैं इसको सेव करूँगा, सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट, और जैसे ही हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो भी हमें जो सिंगल यूज़र वो अपना देखने को मिलेगा। और मान लो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो अब हमें हर्षित सोनी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि फाइंड वन में हमें फिल्टर पास करना होता है। हमने यहाँ पर एक फाइंड वन में ऑब्जेक्ट पास किया जिसमें हमने दिया कि जो हमारी यूज़र की अंडरस्कोर आईडी है, यूज़र की जो अंडरस्कोर आईडी है वो हमारे जो गिवन आईडी जो यूज़र में सेंड कर रहा है अगर उसके बराबर होती है तो वो डॉक्यूमेंट हमें यहाँ से पास कर दो। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, वो क्या है कि अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब हम यूज़र्स पर गेट कर रहे थे, जब हम सारे यूज़र्स गेट कर रहे थे तो हमें एक एरे देखने को मिल रहा था, लेकिन अगर हम सिंगल यूज़र गेट कर रहे हैं तो हमें एरे देखने को नहीं मिल रहा, हमें सिंगल एक ऑब्जेक्ट ही देखने को मिल रहा है। तो इससे समझ आता है कि जो फाइंड फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है एक एरे को, और जो फाइंड बाय आईडी या फिर फाइंड वन होता है वो रिटर्न करता है एक सिंगल, आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट या फिर जेसन। मैंने क्या बताया, जो फाइंड फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है एक एरे, लेकिन जो फाइंड बाय आईडी या फिर फाइंड वन होता है वो रिटर्न करता है एक जेसन या फिर ऑब्जेक्ट को। तो हमने देखा कि कैसे हम यूज़र को गेट कर सकते हैं, कैसे सिंगल यूज़र गेट कर सकते हैं, और कैसे हम यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि अगर मान लो हमें यूज़र को अपडेट करना हो, मान लो यूज़र का फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम हमें जो है वो चेंज करना हो, तो हम सबसे पहले तो फंक्शन बना लेते हैं, इसके लिए एक कंट्रोलर बना लेते हैं, या फिर कि अपडेट यूज़र, हमें मिलेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, हमने यहाँ पर लगाया ट्राई कैच ब्लॉक, और यहाँ से मैं जो इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। वैसे तो हमें पता है कि यहाँ पर कुछ और एरर नहीं आएगा, इसलिए मैं सिंपली जो है वो इंटरनल सर्वर एरर पास कर रहा हूँ, लेकिन हमें कभी भी ऐसे एरर हैंडलिंग नहीं करनी चाहिए। हमें बाकायदा चेक करना चाहिए कि हमारा एरर क्या आया है, उस बेस पर हमें एरर्स को सेंड करना चाहिए। इसके बाद है कि हम यहाँ से लेंगे फर्स्ट नेम और लेंगे लास्ट नेम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से जो भी आएगा दोनों में से उसको हम अपडेट कर देंगे। और हमें अपडेट किसको करना है ये भी तो पता होना चाहिए, तो हमें एक आईडी भी देखने को मिलेगी जो कि हम लेंगे हमारे रिक्वेस्ट डॉट परम्स में से। इसके बाद हम यहाँ पर हमारे पास जो
ये जो यूज़र मॉडल है इसमें एक फंक्शन होता है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का। तो हमें इसमें सबसे पहले पास करनी होती है जिस भी डॉक्यूमेंट को हमें अपडेट करना है उसकी आईडी। तो हम यहाँ पर सिंपली आईडी पास कर देंगे और जो सेकंड आर्गुमेंट होता है उसमें हमें पास करना होता है चीज़ें कि हम जो भी हमें अपडेट करना है। तो हम यहाँ पर पास कर देंगे क्या, तो मान लो हम सबसे पहले तो एक इसमें अपडेट फील्ड्स नाम से जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि अगर हमें फर्स्ट नेम आता है तो फर्स्ट नेम इसमें पास करेंगे, लास्ट नेम आता है तो लास्ट नेम पास करेंगे। तो मैंने पास कर दिया। मान लो कि अगर फर्स्ट नेम आता है, अगर फर्स्ट नेम है तो जो हमारी अपडेट फील्ड्स हैं उसमें फर्स्ट नेम को कर दो फर्स्ट नेम के बराबर। सिमिलरली अगर लास्ट नेम आता है, लास्ट नेम, तो अपडेट फील्ड्स की जो लास्ट नेम है उसको लास्ट नेम के बराबर कर दो। और इसमें हम ये जो हमारा अपडेट फील्ड्स ऑब्जेक्ट है इसको पास कर दूंगा मैं। अब जिन लोगों को समझ नहीं आया मैंने क्या किया कि अब हो सकता है कि फर्स्ट नेम वो यूज़र सेंड ही ना करे, उसको सिर्फ लास्ट नेम को अपडेट करना हो। तो इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट नेम आएगा अनडिफाइन और हम यहाँ पर जो है वो अनडिफाइन को पास कर देंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ऑब्वियसली। तो इसलिए हमने बनाया एक अपडेट फील्ड नाम से, अपडेट फील्ड्स नाम से एक ऑब्जेक्ट, और हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट नेम आता है तो इस अपडेट फील्ड्स में फर्स्ट नेम को डाल दो, अगर लास्ट नेम आता है तो लास्ट नेम को डाल दो, और अगर दोनों आते तो दोनों तो डल ही जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एल्स इफ का यूज़ नहीं किया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो मैंने यहाँ पर दोनों इफ ब्लॉक्स लगाए, एल्स इफ नहीं लगाए मैंने। इसके बाद मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पर हम अपना यूज़र पास कर देंगे। मैं फाइल को सेव करूँगा। इसके बाद हमें यूज़र रूट पर आना है और हम यहाँ पर लिखेंगे राउटर डॉट पुट या फिर पैच, क्योंकि जो है हम पैच क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम पूरा का पूरा जो है वो ऑब्जेक्ट ही या डॉक्यूमेंट ही हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हो, हम कुछ फील्ड्स भी उसकी अपडेट कर रहे हैं। इसीलिए अपडेट यूज़र, यहाँ से हम अपडेट यूज़र को इंपोर्ट कर लेंगे। फाइल को मैं सेव करूँगा और अपने सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट। अब हम जैसे ही यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पर जाएंगे, यहाँ पर हम चूज़ करेंगे यहाँ से पैच। अब मान लो कि हमें, सबसे पहले तो मैं इसको हटा दूंगा। अब मान लो कि हमें रंजीत की जगह करना है धनजीत। मैं जैसे रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो आप कहेंगे कि हमें यूज़र में तो वही सेम यूज़र देखने को मिल रहा है, लेकिन यही बात समझने वाली है। जो यहाँ पर हमने यूज़ किया है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये रिटर्न करता है पुराना डॉक्यूमेंट, ना कि अपडेटेड डॉक्यूमेंट। क्या बोला मैंने, ये रिटर्न क्या करता है, पुराना डॉक्यूमेंट। जो अपडेट होने से पहले वाला डॉक्यूमेंट था वो रिटर्न करके देता है हमें। इसीलिए हमें जो रिस्पॉन्स है उसमें पुराना डॉक्यूमेंट ही देखने को मिला। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप इस रूट पर गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको जो नेम है वो अपडेट होकर हर्षित से धनजीत देखने को मिलेगा। और अगर मान लो मैं इसको हटा दूं तो आपको अब जो दो यूज़र देखने को मिल रहे थे, पहले था इसका नाम हर्षित, तो अब हो गया यहाँ पर धनजीत, और रंजीत सिंह तो एज इट इज़ रहा ही। अब इसके बाद है, हमने यहाँ पर लास्ट नेम को सेंड नहीं किया था, इसलिए जो लास्ट नेम है वो चेंज नहीं हुआ। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब बात आती है कि हमें कोई यूज़र मान लो डिलीट करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपली सबसे पहले तो एक बनाएंगे क्या, एक कंट्रोलर बनाएंगे एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन डिलीट यूज़र नाम से, जिसमें हमें मिलेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैरामीटर्स। लगा देंगे हम ट्राई कैच, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और मुझे कुछ एरर देखने को मिल रहा है, मैंने क्या गलत दिया है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने इसको बाहर लगाना चाहिए था, मैंने इसके अंदर ही दे दिया, अभी ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे क्या, यूज़र इक्वल
अवेट यूजर मॉडल डॉट, हमारे पास मेथड होता है फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। इसमें हमें सिंपली सिर्फ आईडी पास करनी है और ये जो भी आईडी मिलेगी उस आईडी के यूजर को डिलीट कर देगा। और जो आईडी है वो हम लेंगे रिक्वेस्ट डॉट परम्स से ही अगेन, और ये आईडी हम यहाँ पर पास कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमें रिटर्न होकर यूजर मिलेगा वो वही यूजर मिलेगा जो डिलीट हुआ, डिलीट होने से पहले वाला यूजर हमें देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन में उस यूजर को पास कर देंगे सिंपली। फाइल को मैं सेव करूंगा और अपने सर्वर को करूंगा रीस्टार्ट। जैसे ही हम मान लो हमें ये धनजीत सोनी नाम के यूजर को ही डिलीट करना है, तो हम इसकी आईडी को यहाँ पर परम्स में सेंड करेंगे और यहाँ पर एक्चुअली हमने रूट अभी डिफाइन नहीं किया है तो अभी कुछ चलेगा ही नहीं। यहाँ पर हमें रूट भी डिफाइन करना होगा, जो रूट है वो होगा डिलीट, और यहाँ पर मैं दे दूंगा आईडी और डिलीट यूजर जो हमारा कंट्रोलर था उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और अब सर्वर को करेंगे अगेन रीस्टार्ट। अब हम जैसे ही यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें जो हमारा यूजर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर हम अब इस यूजर पर गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें सिर्फ नल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारा जो यूजर है वो डिलीट हो चुका है। अगर हम सारे यूजर्स को गेट करें तो हमें सिर्फ अब एक ही यूजर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे आप MongoDB का यूज़ करते हुए CRUD ऑपरेशंस कर सकते हैं। और अगर आप अपने MongoDB में जाएं तो हमने सबसे पहला जो यूज़र बनाया था वो था हर्षित सोनी, लेकिन अब यूज़र क्या बचा, सिर्फ रंजीत सिंह। तो आप अगर इस डेटाबेस के अपने डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश करें तो आपको अब रंजीत सिंह देखने को मिलेगा। अब ये तो था कि आपने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेव करा है वो अपने लोकल पीसी पर करा है, लेकिन जब आप प्रोडक्शन ग्रेड जाएंगे तो लोकल पे तो आप डेटा स्टोर नहीं करेंगे, अगेन आप स्टोर करेंगे जो MongoDB खुद से प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम ब्राउज़र पर चलते हैं। तो जैसे ही आप ब्राउज़र पर आएंगे आपको लिखना है MongoDB @login और यहाँ पर पहली लिंक पर चले जाना है सिंपली। और तो यहाँ से आप जो है वो साइन अप कर सकते हो अगर आपका अकाउंट नहीं है, और मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन करके आता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन देखने को मिलेगी जहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि क्रिएट अ क्लस्टर। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से जो है वो प्लान चूज़ करने को कहा जाएगा। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर फ्री वाला प्लान चूज़ करूँगा, आपको यहाँ से जो भी चूज़ करना है वो कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं प्रोवाइडर में AWS जो है वो सिलेक्टेड रहने दूंगा और यहाँ पर जो रीजन है वो मुंबई सिलेक्टेड रहने दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर चले जाना है गो टू एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पर, और जैसे ही एडवांस कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे तो आपको यहाँ से फ्री जो है वो चूज़ कर लेना है। अगेन अगर आपको फ्री क्लस्टर क्रिएट करना है सिंपली यहाँ से नीचे कीजिए, जो मुंबई है वो चूज़ रहने दीजिए और यहाँ पर जो क्रिएट क्लस्टर है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको कैप्चा जो है वो भरने को बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर जो कैप्चा है वो भर दीजिए, यहाँ पर वेरीफाई कीजिए, जो आपका क्लस्टर है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है जब पहली बार क्रिएट होता है। मैं यहाँ पर अपना पहले तो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेता हूँ। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लोकी, जो पासवर्ड है वो ऑटो जनरेटेड, इसको मैं कॉपी भी कर लूँगा और यहाँ से क्रिएट यूज़र पर क्लिक कर दूंगा। यूज़र नेम लोकी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं यहाँ से लोकी अनलॉक्ड को है जो क्रिएट कर लूँगा। जो यूज़र है वो मेरा क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि मेरे को पासवर्ड भी याद नहीं है। तो हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर क्लस्टर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो क्लस्टर है वो अभी सेटअप हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये ज़रूरी नहीं कि एकदम से हो जाए। आपको लगे कि अगर आप यहाँ हो सकता है कभी कभी कुछ केसेस में कि यहाँ पर आपको शो हो कि जो आपका क्लस्टर है वो सेटअप हो चुका है, लेकिन तब भी जो है वो आप कनेक्ट ना कर पाए। तो इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जब आप पहली बार ये कर रहे हो। तो जैसे ही मेरा क्लस्टर सेटअप होता है मैं आपके सामने आता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो मेरा क्लस्टर है वो सेटअप हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि जो आपकी पब्लिक IP है उसको वाइट लिस्ट करना होगा, ताकि जो ये आपने क्लस्टर क्रिएट किया है अभी उसको आप कनेक्ट कर पाएँ।
तो यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस पर आ जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यूज़र नेम में जो आपने यूज़र क्रिएट किया था वो यहाँ पर शो हो जाएगा डेटाबेस यूज़र्स में, और यहाँ पर जो ये आईपी एक्सेस लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, इस आईपी एक्सेस लिस्ट पर आकर आपको अपनी जो आईपी एड्रेस है उसको ऐड कर देना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी आईपी क्या है? सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है ऐड करंट आईपी एड्रेस को। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो भी आपकी करंट आईपी है उसको कैच कर लेगा या फिर उसको पकड़ लेगा, और सिंपली यहाँ पर जो है आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये करंट आईपी है वो वाइट लिस्ट हो जाएगी, और अगर तब भी वाइट लिस्ट ना हो तो अगेन आपको यहाँ पर ऐड आईपी एड्रेस पर आना है और यहाँ पर टाइप कर देना है 0.0.0.0। आपको 4 0 और 3 पॉइंट्स उनके बीच में लगा देना है और सिंपली इधर पर कंफर्म कर देना है। अब इसको इंक्लूड करने से क्या होगा कि जितने भी आईपी एड्रेसेस होंगे आपके मीन्स कुल मिलाकर आपके क्लस्टर किसी भी आईपी एड्रेस से अब कनेक्ट हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आईपी पहले आप वाइट लिस्ट कर दें। तो उसके बाद अगर आपको इस क्लस्टर को अपने MongoDB कंपास एंड अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है तो सिंपली यहाँ पर जो एक कनेक्ट बटन दिख रहा है इस कनेक्ट बटन पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको चूज करना है कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप ये जो ड्राइवर्स हैं इस पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले आपको बोल रहा है कि आपको MongoDB इंस्टॉल करना है और भी बहुत कुछ, लेकिन हम Mongoose ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके तो हम Mongoose से ही कनेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो ये आपको कनेक्शन स्ट्रिंग आपको दिखाई दे रही है इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको सिंपली कर लेना है कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद जो आपका db.js यहाँ पर फाइल थी इसमें आपको आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी उसको पेस्ट कर देना है आपकी लोकल स्ट्रिंग की जगह। इसके बाद ये जो आपको कोलन के बाद दिख रहा है db पासवर्ड, इसमें आपको वो पासवर्ड यहाँ पर देना है जो आपने यूजर क्रिएट करते टाइम पासवर्ड दिया था। तो मैंने यहाँ पर एक कुछ अजीब सा पासवर्ड दिया था तो मैंने यहाँ पर वो पासवर्ड भी दे दिया। और अगर आप में से कुछ लोग सोचे कि मैं यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करके कनेक्ट कर लूँगा तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस यूज़र को डिलीट कर दूंगा इस वीडियो के बाद। इस फाइल को मैं सेव करूँगा और अपने सर्वर को करूँगा अगर रीस्टार्ट, तो जो हमारा डेटाबेस है वो कनेक्ट हो चुका है अगर आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर आप अब जो है वो यूज़र को गेट करने का ट्राई करेंगे तो आपको एम्प्टी एरे देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो आपका डेटाबेस है वो आपका लोकल नहीं है बल्कि MongoDB का एक्चुअल डेटाबेस है। तो पहले चलिए हम एक यूज़र को क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया मान लो सेम हर्षित, और जो लास्ट नेम था वो था सोनी। रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही हम यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें यूज़र अब देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर आप अपने ब्राउज़र पर आएँ और ब्राउज़र पर आने के बाद यहाँ से आप ब्राउज़ कलेक्शन पर अगर क्लिक करें तो जैसे ही आप ब्राउज़ कलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी कलेक्शंस यहाँ पर क्रिएट हुए होंगे वो सारे कलेक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है वो कनेक्ट कर रहा है आपके क्लस्टर से। इसको मैं डिसमिस पर क्लिक कर दूंगा और आपको यहाँ पर टेस्ट के अंदर जो है वो यूज़र्स कलेक्शन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर वही सेम हर्षित सोनी आपको यूज़र देखने को मिलेगा जो आपने अभी अभी क्रिएट किया था। इसके बाद है कि ये जो आपकी DB स्ट्रिंग थी इस DB स्ट्रिंग को आप अपने MongoDB कंपास में भी कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको उस स्ट्रिंग को कॉपी करना है, यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है और जो वो स्ट्रिंग थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो MongoDB एटलस से आपने स्ट्रिंग निकाली थी वो यहाँ पर अब कनेक्ट हो चुकी है। और सेम अगर आप यहाँ पर टेस्ट में जाएंगे यूज़र्स कलेक्शन के अंदर आपको एक सिंगल यूज़र देखने को मिलेगा जो आपने अभी अभी क्रिएट किया था। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो हमने देखा कि हमें इंस्टॉल करनी होती है Mongoose डिपेंडेंसी। जो Mongoose होता है वो Mongoose होता है ODM फॉर MongoDB। ODM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडल। इसके बाद है कि हमने देखा कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं MongoDB को एक्सप्रेस के साथ। इसके बाद है कि जो अभी कनेक्शन स्ट्रिंग थी वो हमने डायरेक्टली अपने DB फाइल में जो है वो पास कर दी, लेकिन हमें एनवायरमेंट वेरिएबल की हेल्प से पास करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक .env फाइल को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम URI बनाएंगे जिसमें हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को
पास कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा और हमें अगर .env को यूज़ करना है तो हमें सिंपली यहाँ पर सबसे पहले तो npm i.env को .env पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। .env पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है जैसा आप देख पा रहे हैं। और हम इसके बाद आएंगे अपने db.js में। इसमें हमें इंपोर्ट करना होगा अपना जो .env पैकेज को, और यहाँ पर भी .env, और इसमें हमारे पास .env में एक config फंक्शन होता है, इसको हमें कॉल करना है सिंपली। और जो हमने यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग पास की थी, अब वो यहाँ से ना लेकर हम env फाइल से उठाएंगे। हमें सिंपली लिखना है process.env.uri। इसको हम सेव करेंगे और हमने यहाँ पर भी URI ही दिया था, और अपने जो सर्वर है उसको करेंगे रीस्टार्ट। तो आप देख रहे हैं कि जो डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली अभी भी हो गया। तो आपको इस अप्रोच को यूज़ करना चाहिए जब भी आप अपने डेटाबेस को अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन से कनेक्ट करें। इसके बाद है कि हमने देखा कैसे हम स्कीमा क्रिएट करते हैं और कैसे हम मॉडल क्रिएट करते हैं। जो हमने लास्ट में दिया था mongoose.model, उससे हम अपना मॉडल को क्रिएट करते हैं। और जो मॉडल है वो रिप्रेजेंट करता है एक कलेक्शन को, जैसे हमने यूजर्स मॉडल क्रिएट किया था जो कि यूज होता है CRUD ऑपरेशन करने के लिए। अब बात आती है कि मान लो अगर हम यूजर कंट्रोलर पर आए तो एक चीज़ रह गई थी, वो भी मैं आपको बता दूं कि मान लो आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ मान लो कुछ और भी पास कर दिया, क्लास मान लो मैंने यहाँ पर पास कर दिया 12। लेकिन अगर हम अपने यूज़र मॉडल पर जाएं तो क्लास 12 तो हमने यहाँ पर क्लास नेम की कोई की तो हमने यहाँ पर ली नहीं थी। अगर मान लो मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूं और हम यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट करें, पोस्ट रिक्वेस्ट, और मान लो मैं रिक्वेस्ट सेंड करूं तो हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो गया। अगर हम गेट करें तो हमें दोनों में हर से सोनी ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो आपको क्लास कहीं भी देखने को नहीं मिल रही, ना ही हमें कोई एरर मिला। तो यही होता है कि जो भी फील्ड्स आप यहाँ पर डिफाइन करोगे सिर्फ वही यूज़ होंगी और बाकी सारी जो एक्स्ट्रा होंगी वो इग्नोर कर दी जाएंगी। मीन्स अगर मान लो आप यहाँ पर क्लास को डिफाइन कर देते हो, जिसमें मैंने मान लो दे दिया टाइप नंबर, फाइल को मैं सेव करूँगा और सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट। और अगर अब हम जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो अब हमें क्लास भी देखने को मिलेगी। और अगर हम गेट करेंगे यूज़र तो हमें अब सिर्फ हमारे एक डॉक्यूमेंट में हमने क्लास को ऐड किया था, तो हमें सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में क्लास देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और इसके बाद है मान लो कि आपने फर्स्ट नेम में भेज दिया 10, लेकिन हमें तो चाहिए थी एक स्ट्रिंग, तो अब क्या होगा चलिए करके देखते हैं। अगर हम मान लो पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो भी हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान दें जो फर्स्ट नेम में 10 आपने सेंड किया था वो एक नंबर में सेव नहीं हुआ, बल्कि वो एक एज आ स्ट्रिंग सेव हुआ। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अभी डेटाबेस बना वो था टेस्ट डेटाबेस, लेकिन हम टेस्ट डेटाबेस तो ऑब्वियसली नहीं बनाएंगे। तो अगर हमें अपना खुद का मीन्स अलग से डेटाबेस क्रिएट करना हो तो हम यहाँ पर जो हमने URI पास किया था, जो कि हमने .env फाइल से किया था, यहाँ पर हम जो लास्ट में ऐप नेम cluster 0 लिखा है इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर लास्ट में जो भी हमें डेटाबेस का नेम क्रिएट करना होगा, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कर दिया टेम्पररी, तो अगर मैं इसको सेव करूं तो अब हमारा जो है वो टेम्पररी डेटाबेस क्रिएट होगा। या फिर मान लो टेम्पररी नहीं, या फिर हम दे देते हैं कि मान लो हम किसी ऐप का नेम दे देते हैं, मान लो हमने दे दिया कि टू। अगर मान लो हम कोई टू ऐप बना रहे हैं उसमें हम यूज़र्स क्रिएट करें पहले, तो हमारा जो डेटाबेस अब क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा क्या टू, ना कि अब टेस्ट डेटाबेस यूज़ नहीं होगा। मीन्स अगर हम कोई अब यूज़र क्रिएट करते हैं, मान लो सबसे पहले मैंने एक यूज़र क्रिएट किया तो हमारा जो यूज़र है वो 10 सोनी नाम से क्रिएट हो गया, और हम MongoDB में जाएं अगर और जो हमारा डेटा जो हमारा URI था उसको रिफ्रेश करें तो हमारा जो टू डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। और हम इसको एक्सपेंड करें तो इसमें वही यूज़र्स कलेक्शन है जिसमें हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार आप अलग अलग डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो जो टिपिकल फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, ऑलरेडी वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम मॉडल्स के अंदर अपने सारे जो मॉडल्स हैं उनको डिफाइन करते हैं, डेटाबेस के अंदर हम अपने डेटाबेस कनेक्शन को डिफाइन करते हैं, और बाकी सब तो सेम ही है कि हम अपने रूट्स डिफाइन करते हैं, कंट्रोलर्स डिफाइन करते हैं, और एक हमारी एंट्री लेवल फाइल होती है। तो जो MongoDB है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड NoSQL डेटाबेस है। जो Mongoose है वो कनेक्ट करता है MongoDB को एक्सप्रेस के साथ। जो स्कीमा है वो डिफाइन करते हैं कि हमारे कलेक्शन का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। जो मॉडल है वो परफॉर्म करते हैं CRUD ऑपरेशन को। एसिंक अवेट तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड ही है, क्योंकि जो जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं क्रिएट रीड का, वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, और कंट्रोलर्स तो रिकमेंडेड है ही, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियोस में भी बता ही चुका हूं। तो ये था MongoDB के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि Mongoose मॉडल्स और स्कीमा वैलिडेशन क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।